गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की, गोवर्धन की, भैया दूज की। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। मैं राम प्रसाद मीणा, जयपुर से अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने वादा किया था कि हम प्रति वीक एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे, लेकिन कई बार हम लोग जो हैं वादा खिलाफी कर जाते हैं। और पिछले वीक भी हम काफ़ी व्यस्त रहे और उस व्यस्तता के चलते हुए हम जो है पुनः वीडियो नहीं बना पाए। इसका हमें बड़ा खेद है। और एनटीटी के बारे में हम डेफिनेटली लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसलिए हमारे वीडियो को कृपया जो है पूरा देखें, हमारे साथ बने रहें। तारतम्य ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सुर में सुर, ताल में ताल, यही जो है तुकबंदी होती है और नज़रबंदी होती है। नज़र बहुत चतुर होती है और चतुर खिलाड़ी ही समय पर अपना जो पताका है विजयश्री का, उसको पहनाता है। एनीवे, कई लोग हमसे पूछते हैं कि ये जो एट्रोसिटी एक्ट है ये क्या होता है और ये कैसे और कहां लगता है। तो मित्रों देखिए, एट्रोसिटी एक्ट जो है वो 89 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया था। इसमें फिर 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन हुए, आमूलचूल परिवर्तन हुआ। और इसकी जो धाराएं हैं 3, 1, 8, 9, 10, और अभी जो धाराएं इसमें जोड़ दी गई हैं KJHI वगैरह वगैरह। तो आज हम इन धाराओं के बारे में विशेष रूप से आपको बताने नहीं जा रहे। हम केवल ये बताना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर जो अत्याचार है उसको कब अत्याचार की श्रेणी में माना जाता है। विशेष रूप से हमारे जो सर्विस क्लास भाई बहन हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ प्रताड़नाएं की जाती हैं, हमारे लिए जो है फर्जी दस्तावेज बना करके हमको चार्जशीट दे दी जाती है, हमारे प्रमोशन रोक दिए जाते हैं, इनकरेक्ट दस्तावेज बनाए जाते हैं। तो मित्रों, अभी तक हम ये मान के चल रहे थे जो 3, 1, 8, 9, 10 धाराएं हैं उसमें ये माना जाता है कि माना जाता था बल्कि कि केवल गाली गलौज कर दिया, पब्लिक प्लेस पर आपकी इंसल्ट कर दी, आपके ऊपर थूक दिया, आपको मीना या आपकी जाति सूचक जो संबंध सूचक शब्द हैं उनको आधार बना करके और आपके ऊपर फप्ती कसना, पब्लिकली आपकी इंसल्ट कर देना और आपको जातिगत आधार पर सार्वजनिक स्थल पर आपका उपहास करना, आपकी तौहीन करना, उसी को हम लोग क्या करते थे, अनुसूचित जनजाति जाति अत्याचार अधिनियम निवारण अधिनियम के तहत मानते थे। और मान जो ये जो पुलिस वाले हैं वो भी जो है आपको इसी प्रकार से बेवकूफ बना करके और केवल टरका देते हैं कि आपके ऊपर कोई फर्जी दस्तावेज बना लिया तो ये अत्याचार अधिनियम में कैसे आएगा, इनकरेक्ट दस्तावेज बना लिया अत्याचार अधिनियम में कैसे आएगा। देखिए मित्रों, इसके लिए अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इसका नया जो प्रोविजन आया है, नए प्रोविजन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, जो पब्लिक सर्वेंट है लोक सेवक, उनके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना और उच्च अधिकारियों को आपके विरुद्ध मेलिशियसली मेलिशियसली यानी विद्वेषपूर्ण तरीके से, करप्टली, आपका उद्देश्य जो है वो करप्ट हो सकता है आपको तंग करने का, और फिर आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स अगर वो कॉन्स्टिट्यूट करता है उन दस्तावेजों के आधार पर, उन फर्जी और फॉल्स और इनकरेक्ट सूचनाओं के आधार पर, उच्च अधिकारियों को आपके खिलाफ कोई अधिकारी अगर तंग करने वाली कार्रवाई करने के लिए, संस्तुत करने के लिए वो दस्तावेजों को तैयार करता है, उनको पेश करता है, रिपोर्ट बनाता है आपके खिलाफ किसी प्रकार की, कोई भी साक्ष्य गढ़ता है कोई भी लोक सेवक, ताकि आप जो है तंग हो जाएं, आपके खिलाफ किसी प्रकार की विधिक कार्रवाई जो है मेलिशियस तरीके से अगर कोई आयोजित करता है
तो वो जो है निश्चित रूप से 315 की जो धारा है HI, इनके तहत वो अत्याचार की श्रेणी में आता है। इस बात की जानकारी हमको थी नहीं अब तक। तो मित्रों, अगर कोई लोक सेवक, आपका बॉस, आपका महातात अधिकारी आपके विरुद्ध कोई चार्जशीट जारी करता है और उसमें वो फर्जी, कूटरचित, मिथ्या दस्तावेज बनाता है, तैयार करता है और मेलिशियसली तैयार करता है। अब यहां ये आता है कि मेलिशियसली यानी उसका जो उद्देश्य है वो एक्टुएटेड बाय मेलाइस होना चाहिए। अब मेलाइस को कैसे कहोगे भाई इसका उद्देश्य मेलाइस है? जब सपोज करिए आपके विरुद्ध कोई प्रकरण है ही नहीं और फिर एक दस्तावेज तैयार कर दिया जाता है, उस दस्तावेज में जानबूझ करके गलत तिथि अंकित की जाती है, गलत रिकॉर्ड अंकित किया जाता है जो आपसे दूर दूर तक जो है वो संबंध ही नहीं रखता है, तो फिर ये अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आएगा और ये मेलाइस तरीके से आएगा, यानी उसका उद्देश्य जो है वो प्रिजुडिस है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अब उसने अपनी लॉफुल पावर्स का आपके विरुद्ध मिसयूज करने के लिए उस दस्तावेज को तैयार किया है ताकि आपको नोइंगली क्षति कारित की जा सके, यानी आपको जो है वो इंजरी कायम की जा सके। इसके लिए नोइंगली होना बहुत जरूरी है कि वो जानता था कि ये प्राणी जो है या जो कैंडिडेट है, ये अधिकारी है, ये एसटी श्रेणी में आता है, ये एससी श्रेणी में आता है, ये वो जानता था। और उसका उद्देश्य क्या है? आपका प्रमोशन रोकना, आपकी नौकरी को खा जाना, आपको जानबूझ करके तंग करना, आपके खिलाफ कोई विधिक कार्रवाई फर्जी तरीके से संस्थापित करना। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको यह दिखाना पड़ेगा कि आप क्यों आपके खिलाफ ऐसा किया है उसने, आप कहीं प्रमोशन न पा जाए, आप कहीं जो आगे न बढ़ जाए, और वो आपसे द्वेष करता था, इसलिए उसने ऐसे दस्तावेज तैयार किए और उच्च अधिकारियों को फिर आपके खिलाफ यूज करने के लिए उसने वो बना करके और आगे प्रेषित किए, मिथ्या सूचनाएं दी, मिथ्या दस्तावेज घड़े। तो ये भी जो है ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट का मुख्य अंग है। अब लोग हमारे जो ST/SC के बंधु हैं जो सर्विस क्लास हैं, चाहे मैं देखता हूं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अफसर है, चाहे इंडियन पुलिस सर्विस का, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का, रेलवे सर्विसेज के अफसर है, पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, पटवारी हैं, ग्राम सेवक है, इवन क्लास 4 कर्मचारी है, ST/SC के साथ में अन्याय जो है वो शुरू से ही होता चला आ रहा है और आज भी अन्याय हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो हम भी आज भी हम एक तरह से इन जो सवर्ण जाति के जो अधिकारी हैं उनके अंदर, हम उनके अंतर्गत हम एक तरह से गुलामी का जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। मैंने ये आंखों से देखा है। इनका जो शोषण की पराकाष्ठा है वो कम नहीं हुई है, बल्कि वो बढ़ती चली जा रही है। कहने मात्र को हम कहते हैं कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में इनके जो अत्याचार है, किस प्रकार से ये षड्यंत्र करते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी तैयार करते हैं। कोई अधिकारी कम एज का है, कोई कर्मचारी कम एज का है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नीति का है, तो वो आपके खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र वो शुरू कर देते हैं और फिर कह देते हैं कि हम तो लोक सेवक है और लोक सेवकों की हैसियत से अपने अपने शक्तियों का जो दुरुपयोग नहीं किया, हमने तो सदुपयोग किया है। और सवाल ये आता है कि जो सीआरपीसी आईपीसी की धारा सीआरपीसी की धारा जो 197 है, 197 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट लोक सेवकों के विरुद्ध तब तक कार्रवाई नहीं करेगा जो जब तक कि वो उस विभाग के अधिकारी से, वो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ना ले ले। ये प्रॉब्लम और आ जाती है, इसलिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जब नहीं मिलती है तो ये लोग जो है बाल बाल बच जाते हैं। इसके लिए आपको कानून लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, लेकिन प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लड़ने का काम किसका है? उस न्यायिक मजिस्ट्रेट का। आपको केवल प्रूव करना है दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर कि इसका उद्देश्य गलत था और ये इसने दस्तावेज तैयार किए हैं, और उसका काम है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना। अगर विभाग प्रोसिक्यूशन सैंक्शन 90 दिन में नहीं देता है तो ये माना जाता है कि इट इज ग्रांटेड, डीम्ड टू बी ग्रांटेड मान लिया जाता है। सपोज करिए आपका केस बहुत मजबूत है, आपके खिलाफ दस्तावेज भी तैयार किए हैं और वो प्रोसिक्यूशन का फिट केस है, फिर भी विभाग जो है वो जानबूझ करके और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दे रहा है, तो उसके लिए मित्रों आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि वही कहते हैं ना कि इनजस्टिस के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ते हैं तो आदमी के जो है ना सिर पैर सब घिस जाते हैं। लेकिन अगर आपने बीड़ा उठा लिया कि हमें अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना है तो फिर आपको उसको चैलेंज करना पड़ेगा। यदि गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दे रहा है तो आपको जो सक्षम न्यायालय है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके वो अगर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेने में विफल हो रहा है तो आप जो हाईकोर्ट में जाइए, हाईकोर्ट में भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए, खटखटाने तो पड़ेंगे, और आप सीआरपीसी और आईपीसी का अध्ययन करते चले जाइए
किसी को किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, आप हमारे पास में आइए, हम आपको निःशुल्क जो है वो विधिक सहायता प्रदान करेंगे, आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन किसी प्रकार से अन्याय को आप सहन नहीं करेंगे। भीमराव अंबेडकर की पॉलिसी के अनुसार चलिए। अन्याय को सहन करना, अन्याय को सहन करना यानी आपको इसी धरती पर रहते हुए आपको आप जो है नरक को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए अन्याय को कभी भी बर्दाश्त मत करिए, उसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाइए और लड़ाई लड़िए। तभी जो यही यही जीवन है, अदरवाइज तो मनुष्य में और जानवरों में फिर अंतर क्या हुआ। हम कहने मात्र को ST SC हैं, हमको लोकतांत्रिक अधिकार भी दिए हुए हैं, लेकिन हम जो है आज भी शोषण के शिकार हैं, हम शोषणग्रस्त हैं। सर्विस क्लास लोगों को मैंने देखा है, बेचारों को इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो कानून का सहारा लेने में हिचकते हैं, झिझकते हैं। इसलिए आप झिझकिए मत, हिचकिए मत, डरिए मत, आप मेरे पास में आइए, आई विल हेल्प यू आउट ऑफ वे जाकर के, और मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन आप जो है उन दस्तावेजों को बिल्कुल पुख्ता सबूत के रूप में रखिए, पुख्ता सबूत के रूप में अपने पास उनको एकत्रित करिए, और इन लोगों के विरुद्ध जो भी आपको लोक सेवा की हैसियत से अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं, मैलिशियस तरीके से जानबूझ करके आपको केवल प्रताड़ित करने के लिए, आपको तंग करने की कार्रवाई करने के लिए, तो आपको आवाज उठाना आपका धर्म है, आपका कर्म है, आपका नैतिक दायित्व है। अदरवाइज तो फिर जो है ना आपको ऊपर जगह नहीं मिलेगी, और ये जो अन्याय है वो आपका पीछा करता ही रहेगा। इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप आइए, आई विल हेल्प यू, हम लड़ेंगे, कानून तरीके से लड़ेंगे, लॉ को हम हाथ में नहीं लेंगे, हम कानून के दायरे में रह करके और लड़ाई लड़ेंगे। ये जो लोक सेवक हैं ये रिटायर भी अगर हो जाते हैं तो भी इनके खिलाफ जो है हम कार्रवाई एट्रोसिटी एक्ट के तहत करवा के छोड़ेंगे। आप आइए, हम आपका आह्वान करते हैं। ओके मित्रों, आज हमने सोचा कई मित्र हमसे पूछते हैं कि ये एट्रोसिटी का तो कहीं कोई लाभ मिल ही नहीं पाता है। यू आर मोस्ट वेलकम, आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू, आई विल फाइट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। अब रही प्रिय एनटीटी के अभ्यर्थियों की, देखिए मित्रों, आपका केस जो है 9/11 को हमने कहा था, 9/11 को आपका केस जो है वो लिस्टेड था, लेकिन कॉज लिस्ट नहीं बन पाई। कॉज लिस्ट न बनने का कारण क्या था? कॉज लिस्ट इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि आपका जो प्रकरण था वो एक पर्टिकुलर बेंच में लगने वाला था, और उस दिन वो पर्टिकुलर बेंच जो थी वो वाकई में थी ही नहीं। केवल जयपुर हाईकोर्ट में मात्र केवल एक ही डिविजनल बेंच बनी थी, ओनली वन, जिसमें क्रिमिनल मैटर्स वगैरह थे। आपका जो सिविल मैटर्स थी उसकी जो DB 9 तारीख को गठित ही नहीं हुई। अब आप कहोगे कि अब कब गठित होगी, हमारे साथ तो ऐसा ही चलता रहेगा। देखिए मित्रों, ऐसा नहीं चलता रहेगा। न्याय के दरवाजे जो है न्याय में देरी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अंधेरी अंधेरी नहीं होती कभी भी। न्याय के दरवाजे हमेशा खुले हैं, और देर जरूर होती है लेकिन अंधेर नहीं है। नेक्स्ट डेट आ जाएगी, अभी दिवाली के बाद में आ जाएगी। हम तो सोच रहे थे कि आपको दिवाली का तोहफा मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। इस महीने 20 तारीख तक तो देखिए मित्रों, 16-17 तारीख तक तो छुट्टियां है राजस्थान हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो बल्कि 20 तारीख तक छुट्टियां हैं। तो 20 तारीख के बाद में कोई ना कोई डेट आएगी, नेट पे आएगी डेट, आप भी देख सकते हैं। वही जो प्रकरण है राम सिंह वाला प्रकरण और चेतन डाटला वाला प्रकरण, उसको आप खोल करके नेट पर देख लें। वरना हम अगले वीडियो में 16-17 के बाद में जो ही डेट हमको पता लगेगी, हम अब 17 तारीख को हाईकोर्ट जाएंगे, 17 तारीख को हाईकोर्ट खुलेगा, तो 17 तारीख को हम फाइल देख करके और जो भी कंसर्न जुडिशियल सेक्शन है उसे पता करके और आपको डेट हम अपडेट कर देंगे। आप चिंता न करें, धैर्य रखें, DB का फैसला निश्चित रूप से आपके फेवर में आने वाला है, मुझे ऐसी उम्मीद है। और बाकी जितने भी प्रकरण सिंगल बेंच में एनटीटी के लंबित पड़े हुए हैं उनको एज इट इज रहने दीजिए। DB के फैसले पर आपका जो केस है वो डिपेंड करेगा। DB का फैसला फेवर में आ जाएगा, उस जजमेंट को हम लगा देंगे, लगा करके आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आप परेशान न हो, चिंता न करें। इसी प्रकार से एक प्रकरण चल रहा है आपका, दूसरा प्रकरण ये चल रहा है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये जो सहायक ग्राम सेवक, ग्राम स्तर पर जो सहायक हैं, सहायक, उन सहायकों की नियुक्ति को लेकर के भी कई प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है वो भी, उनमें कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ 10वीं की जो परसेंटेज है उसके आधार पर, और 3 वर्ष का जो अनुभव है उसके आधार पर सिलेक्शन लेने का एक प्रावधान है। हाईकोर्ट में रिट लंबित पड़ी हुई है। उसमें कई कैंडिडेट ऐसे हैं बेचारे जिनका एक्सपीरियंस जो है 3 साल से ज़्यादा का है, और जिनका एक्सपीरियंस 2 साल से कम का है उनको भी 3 साल की श्रेणी में लेकर के और उनको जो है 10 में से 10 नंबर दे दिए गए हैं। और जो कैंडिडेट रियली वाकई में एलिजिबल हैं, 2-3 केस तो मेरे पास में है, उनको जो है नियुक्ति नहीं दी गई है। और जो इलीगल तरीके से जिन्होंने या तो अपना जो सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र, वो केवल पाठशाला स्तर पर ही ले लिया है,
जो जिला स्तर के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने जिला स्तर से अपना अपना प्रमाण पत्र ले रखा है, उनको बेचारों को वंचित कर दिया गया है। उनको 30 में से 30 नंबर दे दिए गए हैं जिनका 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है। किसी का 2 वर्ष 5 माह है, किसी का 2 वर्ष 7 माह का है, किसी का 2 वर्ष 8 माह का है, तो वो तो 2 वर्ष की श्रेणी में आएंगे ना। और 3 साल वाले जो है आउट ऑफ 30, उनको आउट ऑफ 30 मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये भी एक कई प्रकरण हमारे सामने लगे हुए हैं। तो इस प्रकरण में भी निश्चित रूप से जीत होगी, लेकिन समस्या यही होती है कि हाईकोर्ट में जो प्रकरण लगते हैं वो कभी 205 नंबर पर, कभी 310 नंबर पर लगता है, तब तक बेंच जो है उठ जाती है। लेकिन वही है कि देर सवेर निश्चित रूप से प्रकरणों पर सुनवाई होगी, और जब सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, ये तय है। मेरे खुद के प्रकरण चल रहे हैं, 4-4 साल से चल रहे हैं। हमको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर हम जाकर के वहां पर धैर्य नहीं रखेंगे और हम कह देंगे नहीं हमारे प्रकरण को तो आज डिसाइड कर दीजिए, तो जज का कोई क्या बिगाड़ेगा, ये बताइए। होनहार बिरवान के होत चीखने पात, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वो माननीय न्यायाधीश है, माननीय वो लॉर्डशिप है, इसलिए हमको उनके ऊपर ट्रस्ट करना है, उनमें हमको भगवान का रूप देखना है और विश्वास रखना है। जब आप न्याय की लड़ाई पे कूद पड़े हैं तो फिर आपको पैसेंस रखना होगा, समय का इंतजार करना होगा। कहते हैं ना कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया, तो बस इसी में आप समझाइए। और अपना जो फिजिकली फिटनेस का मंत्र, और मेंटली अलर्ट, फिजिकली फिट और स्पिरिचुअली हाई, आध्यात्मिक रूप से आप जुड़े रहिए। हर 2 घंटे बाद में उस यूनिवर्सल जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको फील करिए। परम पिता परमात्मा ऊपर एक लाइट बहुत बड़े पुंज के रूप में प्रकरण इस मस्तिष्क में, यहाँ पर हमारी आत्मा निवास करती है। बस फील, चारों ओर अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मेरे शरीर में आ रही है, नेगेटिव एनर्जी पैरों से नीचे होकर जमीन में चली गई है। दैट्स ऑल। यू विल फील गुड, यू विल फील एनर्जेटिक। ये संकल्प मॉर्निंग में उठते ही दीजिए। मॉर्निंग में ये संकल्प मत दीजिए कि अरे क्या होगा, प्रकरण में क्या होगा, हाई कोर्ट में क्या होगा, जीतेंगे कि हारेंगे, बस फिर आप गए काम से। मॉर्निंग में संकल्प दीजिए कि यस आई विल विनर, आई विल विन, आई एम ए विनर। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं। जितनी भी बाधाएं हैं वो मेरे सामने टिक नहीं सकती हैं। मेरा जन्म ही केवल जो है सफलता प्राप्त करने के लिए हुआ है। आई विल फील एनर्जेटिक, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो जाए, मैं आज, मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मैं क्रोध नहीं करूंगा, हमेशा मुस्कुराता रहूंगा, पूरे दिन भर अच्छे काम करूंगा, सबका भला चाहूंगा। कर भला सो हो भला। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो 17 तारीख को बनाएंगे, तब तक आनंद लीजिए, दिवाली का आनंद लीजिए, मिठाई खाइए, मिठाई खिलाइए, भरपूर दीपक जलाइए, पटाखे जलाइए, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखें। ज्यादा पटाखे जलाने से कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी का प्रदूषण होता है। और जो फालतू की लाइटों का जो चकाचौंध आप घरों पर करते हो, बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, 100 बार सिंपल लाइट लगाइए। बल्कि मेरी थ्योरी तो यह है कि जो आदमी जितना डिप्रेस्ड होता है वो अपने घर में सबसे ज्यादा लाइट लगाता है, और जो आदमी खुश रहता है एक सिंपल लाइट लगा दीजिए भाई, बढ़िया से आप एक 100 बार लाइट लगा दी, जिम 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 टाइप बॉस बहुत है, 2-4 बल्ब लगा दिए अपने आराम से। इसलिए आपको ये दिखाना नहीं है कि पड़ोसी ने 5,000 की लाइट लगाई है तो मैं साली 10,000 रुपए की लाइट लगाऊं। ये सब फालतू की बकवास है, ये नारायणों में कुछ नहीं रखा है। 2-4 दीपक जला दीजिए अपने, जो है तेल के, घी के, जो भी आप जलाना चाहते हो। फालतू प्रदूषण करने से, फालतू दिखावा, ये सब करने से कुछ नहीं रखा है इसमें। आप अपने आप को फील करिए कि आप एनर्जेटिक है, अंदर से आप जो है ना लाइटेड हैं। बाहर की लाइट लगाने से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो लगा दीजिए, चलो ठीक है। वो कहते हैं ना कि इफ आई एम इन पेरिस बिहेव लाइक पेरिसियन, इफ आई एम इन रोम बिहेव लाइक रोमियंस। दैट्स ऑल। यदि हम इंडिया में तो इंडियन जैसा व्यवहार करें, बस दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई नहीं देखता कि आपने कितनी लाइट लगाई, आप 50,000 की लाइट लगाई, 10,000 की लाइट लगाई, जब आपको बिल आएगा, जेते जेते पैर पसारिए तेते लांबी सौर। मित्रों, अपने आप को किसी से तुलना मत करिए, अपनी तुलना अपने आप से करिए कि हाउ हैप्पी आई एम फ्रॉम माई इनर कॉन्शियस। अंदर से मैं कितना खुश हूं, मैं कितना संतुष्ट हूं। इसलिए बी हैप्पी, बी कूल, बी एनर्जेटिक, और उस परम पिता परमात्मा में विश्वास करिए, और उस कॉस्मिक एनर्जी को हर 1 घंटे में लेते रहिए। यू फील एनलाइटेड ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय बाय अगेन, हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन एंड हैप्पी
भैया दूज। थैंक यू, सी यू वेरी सुन।